दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में एक नई और वीडियो सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम राज्य तितली, राज्य मिठाई, राज्य खेल और राज्य फल आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बताया। उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह और थे उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में नए इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे और इस वीडियो को स्किप किए बगैर आप अंत तक देखें, बहुत मजा आने वाला है। और मजे मजे में हम इस सारी वीडियो को पढ़ते हैं। बहुत नई जानकारी के साथ हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रतीक चिन्ह है राज्य का तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। बहुत छोटी तितली है और इसका जो आकार होता है वह 90 mm से 130 mm के बराबर होता है। बहुत छोटे आकार की होती है लेकिन सुंदर बहुत होती है। इसका जो स्वरूप होता है उसका स्वरूप मोर के जैसा होता है। मोर के पंखों के समान इसके भी पंख होते हैं, रंग बिरंगी, बहुत सुंदर होते हैं। जैसे मोनाल के होते थे सेम वैसे ही इसके भी रंग बिरंगे पंख होते हैं और छोटा आकार होता है। इस आकार में यह 90 mm से 130 mm के बराबर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उत्तराखंड सरकार ने इसे 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है और इसका नाम दिया कॉमन पिकॉक। जबकि यह उत्तराखंड के 7000 फीट यानी 2100 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जहां 2100 मीटर की ऊंचाई वाले स्थल होंगे वहीं पर कॉमन पिकॉक पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो बाइनर। तो पैपिलियो बाइनर प्रजाति की यह तितली उत्तराखंड की राज्य तितली है। इसका भोजन होता है टिमरू की पत्तियां। तस्वीर में भी दिखाया गया है कि टिमरू के पेड़ पर यह बैठा है। कांटेदार टिमरू होता है तो टिमरू के पेड़ पर यह बैठती है और उसी की पत्तियां इसकी भोजन होती है। और जब भी यह अंडे देती है तो टिमरू के पेड़ पर ही अंडे देती है। प्रजनन भी कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर ही करती है और इसका जीवन काल मात्र 30 से 35 दिन का होता है। ज़्यादा लंबा जीवन काल इसका नहीं होता है। भारत भर में तितलियों की प्रजाति 1300 के करीब पाई जाती है। लगभग 1300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण नोट है कि उत्तराखंड को तितलियों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां की सर्वाधिक तितलियां पाई जाती हैं। भारत के अन्य राज्यों में इतनी सारी तितलियां नहीं पाई जाती, इसलिए उत्तराखंड को तितलियों का घर भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर हैं कि तितली प्रतीक चिन्ह बनाने वाला हमसे पहले एक और राज्य था, वह था 2015 में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपना एक राज्य तितली घोषित किया है और उन्होंने राज्य तितली जो घोषित किया उस तितली का नाम है ब्लू मारमान। ब्लू मारमान को उन्होंने अपने राज्य तितली घोषित किया था। तो पहला राज्य था और दूसरा राज्य बना हमारा उत्तराखंड। हमने कॉमन पिकॉक को 2016 में राज्य तितली के रूप में अपनाया था। अब 1996 में इस कॉमन पिकॉक को, क्योंकि इतनी सुंदर है, तो इस कॉमन पिकॉक को 1996 में लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे सुंदर तितली का खिताब भी मिला हुआ है। तो इतनी सुंदर तितली है, अन्य तितलियां इसकी जैसे सुंदर नहीं होती हैं। एक महत्वपूर्ण नोट है कि भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस जिसका नाम है वह डीडी हाट पिथौरागढ़ में मिली है और इस ट्रोइडेस तितली को जो कि पिथौरागढ़ में मिली थी उसे गोल्डन बर्ड विंग भी कहा जाता है। तो यह थी तितली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कॉमन पिकॉक हमारे उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है। अब राज्य तितली या अन्य तितलियों से संबंधित उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं। अब वह कहाँ कहाँ हैं? तो तितली संग्रहालय उत्तराखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण तितली संग्रहालय है या सबसे जो पुराना है वह है भीमताल में। यह है भीमताल तितली संग्रहालय का कार्यालय और यहीं पर तितलियों का संग्रहण किया जाता है। आज से नहीं बल्कि इस तितली संग्रहालय की स्थापना सन 1979 में कर दी जा चुकी थी और 1979 में भी इसके जो संस्थापक थे वह भारतीय नहीं थे बल्कि फ्रेडरिक स्मेटा नाम के एक चेकोस्लोवाकिया के नागरिक थे जो यहाँ निवास करते थे और उन्होंने ही यहाँ पर तितली संग्रहालय की स्थापना की थी। इन्होंने 1979 से पहले ही 1945 में ही तितलियों का वैज्ञानिक संग्रहण करना शुरू कर दिया था भीमताल में। और जब तितलियों का संग्रहालय अच्छे से होने लग गया, वहाँ पर तितलियाँ अच्छे से रहने लगी, तब उन्होंने उस स्थान को तितली संग्रहालय के रूप में घोषित कर दिया था। वर्तमान में
500 से अधिक प्रजातियां यहीं पर पाई जाती हैं तितलियों की उत्तराखंड में। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है भीमताल में और तितलियों का संग्रहण किया जाता है। तो यह है हमारा महत्वपूर्ण तितली संग्रहालय स्थान भीमताल नैनीताल के अंदर। इसके साथ ही स्मेटा ने एक पुस्तक भी लिखी थी बांज वृक्ष की उपयोगिता पर, और उन्होंने 1973 में एक पुस्तक भी लिखी थी। और इस पुस्तक के कारण हमें बांज वृक्ष की उपयोगिता और उससे मिलने वाले जो लाभ हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली थी। दूसरा तितली संग्रहालय उत्तराखंड में है देहरादून में, जो कि लेटेस्ट में ही खोला गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा खोला गया था। वह है शिवालिक बटरफ्लाई पार्क। तो शिवालिक बटरफ्लाई पार्क 2016 में खोला गया था। यह खोला गया है देहरादून के लच्छीवाला स्थान में। तो 2 तितली संग्रहालय उत्तराखंड में हैं जहां पर कि तितलियों का संग्रहण किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं बता दूं कि हिमालय बटरफ्लाई महोत्सव भी मनाया गया है। यह मनाया गया है 2018 में। और मनाया गया कहाँ? तो जहाँ सबसे अधिक तितलियाँ होती हैं तो भीमताल में ही मनाया गया। भीमताल में हिमालय बटरफ्लाई महोत्सव मनाया गया 2018 में। इस महोत्सव को मनाने वाले 2 इकाइयाँ थी। तो मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक संस्था ये थी और दूसरी संस्था थी बटरफ्लाई शोध संस्थान भीमताल। इन दोनों ने यहाँ पर बटरफ्लाई महोत्सव भी मनाया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है। भीमताल तितली संग्रहालय के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और शिवालिक बटरफ्लाई पार्क भी देहरादून के बारे में पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आगे देखते रहिए। दूसरा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है ढोल। और ढोल एक वाद्य यंत्र है जिसे कि शुभ कार्यों में बजाया जाता है। अमूमन आपने गढ़वाली शादी ब्याह में इस ढोल को बजाते हुए देखा होगा। उत्तराखंड की समृद्धि और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग ढोल दमाऊं है। इस ढोल दमाऊं को ही उत्तराखंड ने राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया है। 2015 में इस ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया और इस वाद्य यंत्र घोषित करने वाली एक कमेटी थी और उस कमेटी का नाम था भंडारी कमेटी। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर उत्तराखंड राज्य ने इसे वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन यंत्र है जिसे तांबे और पीतल साथ ही साथ चांदी की धातु से भी बनाया जाता है और अधिकतर तांबे और पीतल ही इसमें देखने को मिलता है। ढोल पर आमने सामने से पुड़े लगाए जाते हैं। पुड़े का मतलब होता है पर्दे जिन पर आवाज़ निकलती है या जो बजाए जाते हैं। तो वो पर्दे भी कुछ विशेष जानवर के लगाए जाते हैं, जैसे बकरी या घुड़ड के लगाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि 12 सिंगा के भी लगाए जाते हैं, पर अमूमन बकरी और घुड़ड की ही खाल लगाई जाती है ताकि वह पतला होता है और अच्छी सी धुन निकाल सके। और इसमें जो आमने सामने वाले जो पर्दे लगे होते हैं उसे पूड़े कहा जाता है। तो 2 पूड़ों वाला होता है ढोल, याद रखें। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ढोल सागर में लगभग 1200 श्लोकों का वर्णन किया जाता है। यानी जो ढोल वादक होता है उसे 1200 श्लोकों का ज्ञान होता है। 1200 श्लोकों को पुकार सकता है ढोल को बजाते बजाते। और ढोल में 22 ताल बजाए जाते हैं और 22 ताल सभी ढोल वादकों को नहीं आते हैं। और उत्तराखंड में ढोल वादकों को औजी कहा जाता है। तो औजी लोग इस ढोल का वादन करते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट आप याद रखें कि उत्तराखंड में एकमात्र ढोल बजाने के जो मास्टर हैं जिसे कि ढोल सागर का ज्ञाता कहते हैं, उनका नाम है उत्तम दास। आगे हम उत्तम दास के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो उत्तम दास ही उत्तराखंड में ढोल वादक के ज्ञाता है। और ढोल अक्सर कर छलिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो कुमाऊं में छलिया नृत्य किया जाता है उसमें ढोल एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। ढोल में बजाए जाने वाले 22 तालों में से कुछ महत्वपूर्ण ताल हैं, जैसे नौबत, निमति, हरमानी और बड़े। इस प्रकार के ताल ढोल में महत्वपूर्ण बजाए जाते हैं। जैसे नौबत ताल प्रातःकाल के समय में बजाया जाता है और बड़े ताल उसे कहा जाता है जो मांगलिक काज शुरू होने से पहले बजाया जाता है, जैसे मांगलिक स्नान हो गया। इस प्रकार के ताल जो बजाए जाते हैं उसे बड़े ताल कहते हैं। तो यह थी हमारे ढोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग जानकारी। आप इसे इम्पोर्टेंट करके याद रख सकते हैं, यहीं पर आप लोग याद करें। इसके अलावा आपको इसकी जानकारी अन्य कहीं से पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। ढोल से संबंधित कुछ ढोल का इतिहास हम जान लेते हैं कि वास्तव में ये ढोल आया कहाँ से और होता क्या है। तो ढोल का इतिहास कहा जाता है कि इतिहासकारों का मत है कि पश्चिमी एशियाई मूल का यह ढोल भारत में आया था।
यानी पश्चिमी एशियाई मूल के जो भारत में आने वाले लोग थे उनके साथ ही ढोल यहाँ आया था, यानी वही लोग ढोल लेकर के यहाँ आए थे। और ढोल 15वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। अब कौन लाया था इसकी तो विशेष जानकारी नहीं, लेकिन 15वीं शताब्दी में भारत में आया था। और इस ढोल का पहला जो वर्णन मिलता है आईने अकबरी नामक पुस्तक में ढोल का पहला संदर्भ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के आसपास ढोल की शुरुआत गढ़वाल में पहली बार हुई थी, यानी जब यहाँ पंवार वंश के राजा होंगे उसी दौरान में यहाँ उत्तराखंड के गढ़वाल में ढोल लाया गया था और पहली बार ढोल यहाँ पहुँचा था। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ढोल बजाने वाले लोक कलाकार को देवताओं का प्रतिनिधि कहा जाता है, यानी जो ढोल बजाने वाले वादक होते हैं, कलाकार होते हैं, उन्हें देवताओं का प्रतिनिधि कहा जाता है। और जागर गाते समय जब ये ढोल बजाते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं, यानी देवताओं को पुकारते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के उपकरण होते हैं, एक होता है ढोल और दूसरा होता है दमाऊं। तो ढोल को विशेषकर राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। और जहाँ ढोल दमाऊं की दोनों की ताल मिक्स होती है तब तो बड़ा मजा ही आ जाता है। और हम पहाड़ी लोग अक्सर कर ढोल की ही ताल में ठुमके लगाते थे, अब तो खैर डीजी हो गए हैं, लेकिन ढोल एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब जानते हैं कुछ विशेष खास बातें उत्तम दास जी के बारे में। कौन है उत्तम दास जी और कहाँ के हैं? दरअसल उत्तम दास जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं उत्तराखंड में वर्तमान में जिनको कि ढोल सागर का पूर्ण ज्ञान है और ये अपनी कला से ढोल और दमाऊं दोनों उपकरणों को एक साथ बजा लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि कहीं भी ढोल और दमाऊं को बजाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अकेले ही ढोल दमाऊं को बजा लेते हैं। इसीलिए इनके हाथ में जो कला है वो बहुत विशिष्ट है। इन्होंने कहते हैं कि अपने पिता से ही यह कला सीखी थी। उत्तम दास जी का मूल गांव है साबली गांव, जिसे कि बमुंड पट्टी कहते हैं, और यह साबली गांव है वर्तमान टिहरी गढ़वाल के अंदर। और ढोल दमाऊं का प्रशिक्षण इन्होंने जिससे सीखा वह थे उनके पिता, और उनके पिता का नाम था जोपड़िया दास। तो इनका पारंपरिक जो कार्य है वह ढोल का वादन करना ही है। और उत्तम दास जी को इस ढोल वादक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कुछ पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए हैं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो पहला पुरस्कार 1983 में ज्ञानी जैल सिंह, उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे हमारे, इन्होंने सर्वोत्कृष्ट वादक का अवार्ड भी इन्हें दिया था उत्तम दास जी को। और 1999 में भागीरथी कौथिक में सम्मानित किया गया था। भागीरथी कौथिक जो संस्थान उत्तराखंड का है उसके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और राज्य गठन के पश्चात राज्यपाल बरनाला जी के द्वारा इन्हें उत्तराखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और 2009 में पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा भी उत्तम दास जी को सम्मानित किया गया। और 2018 में जागर संरक्षण दिवस के अवसर पर राज्य वाद्य यंत्र सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये है उत्तम दास जी की विशेष जानकारी। और आप फोटो में देखिए और फोटो देख करके आपको याद हो जाएगा कि उत्तम दास जी का संबंध किस कार्य से है और वह किस वाद्य यंत्र में निपुण है। यह थी हमारे ढोल वादक या ढोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत नई लग रही होगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य गीत के बारे में। उत्तराखंड राज्य गीत, जिसे कि उत्तराखंड का सबसे प्रचलित गीत माना जाता है, और उत्तराखंड के सबसे जो प्रचलित गायक है नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने अपने सुर में इस गीत को गाया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। यह उत्तराखंड का गीत है। और राज्य गीत कब चयन किया गया, और चयन करने की कमेटी जो थी इसका गठन किया गया था जुलाई 2015 में। और इस राज्य गीत को राज्य गीत घोषित 6 फरवरी 2016 को किया गया, यानी 2016 से हमारा राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन है। अब इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जिस कमेटी के द्वारा राज्य गीत घोषित किया गया या जिस कमेटी के द्वारा राज्य गीत का चयन किया गया, उस कमेटी के अध्यक्ष कहा जाता है लक्ष्मण सिंह बटोही थे, जिन्होंने की अपनी भूमिका निभाई। और इस गीत के गायन का जो समय है
कितने अंतराल में यह गाया जाता है, तो 9 मिनट का अंतराल के अंदर इस गीत को गाया जाता है, यानी 9 मिनट का समय के अंदर। और इस गीत को गाने का जो श्रेय है वह है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला को। इन्होंने अपनी आवाज़ में इस गीत को सुर दिए हैं। एक रोचक जानकारी आपको इस गीत से संबंधित बता दूं कि यह गीत एक भाषा या एक बोली में नहीं है, बल्कि त्रिभाषी गीत है। और त्रिभाषी में पहले यह हिंदी में गाया गया है और बाद में इसे गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों में भी संजोया गया है। अब इतना सुंदर गीत लिखने का श्रेय किसको है, तो इस गीत को जो लिखा है वह है लेखक हेमंत बिष्ट, जो हेमंत बिष्ट की कुमाऊं के हैं और इन्होंने इस गीत को लिखा था। और गाया किसने था, नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड राज्य गीत के जो बोल हैं वह इस प्रकार हैं। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ 2 पंक्तियाँ। उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि, सत्य सत्य वंदन अभिनंदन। तो उत्तराखंड राज्य गीत के बोल इस प्रकार से हैं, आप चाहे इसे गाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तराखंड राज्य गीत से संबंधित जानकारी आपको दी है। तो ये थे जिन्होंने उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा, और बाकी आप नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला को तो जानते ही हैं। अब है उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा के बारे में। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, और जो कि भारत की भी राजभाषा है। उत्तराखंड ने अपनी राजकीय भाषा में एक दूसरी भाषा को भी जोड़ा है, वह है संस्कृत। तो संस्कृत को हमने 2010 में अपनी राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में माना है। जनगणना 2011 के अनुसार माना गया कि कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी बोली और कौन सी भाषा कितना प्रतिशत बोला जाता है। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वह 89.15% हिंदी भाषी है, यानी मैक्सिमम हिंदी भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। जबकि गढ़वाली बोली का प्रतिशत 23.03% है और कुमाऊनी बोली का प्रतिशत 19.94% है और जौनसारी बोली का प्रतिशत 1.35% माना गया है। इसके अलावा अन्य बोलियां भी पंजाबी, मराठी, बंगाली आदि बोलियां भी यहाँ पर बोली जाती हैं, लेकिन अधिकतर उत्तराखंड में हिंदी बोली का ही प्रचलन है। तो संस्कृत जो भाषा है वह उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में भी मानी जाती है। अब है राजकीय खेल के बारे में। तो राजकीय खेल उत्तराखंड का क्या है, तो राजकीय खेल उत्तराखंड का है फुटबॉल, और फुटबॉल को 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया है। और उत्तराखंड में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय और प्रचलित खेल है। इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड गठन से पहले भारतीय फुटबॉल की टीम में उत्तराखंड से कई खिलाड़ियों ने खेला था, प्रतिभाग किया था। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों में इस फुटबॉल को लेकर के अधिक जुनून और अधिक जोश देखा गया और इस खेल को 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड में फुटबॉल से जुड़े हुए कुछ खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर हैं, जैसे त्रिलोक सिंह बसेड़ा, दूसरा है राम बहादुर छेत्री, तीसरा है पुष्कर सिंह, चौथा प्रताप सिंह पटवाल, वीर बहादुर गुरंग और रमेश सिंह रावत। अब यहाँ पर एक फोटो मैंने दी है, यह फोटो है उत्तराखंड के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कि आयरन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इस महान खिलाड़ी का नाम है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, 1962 में एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता में, और यहाँ जकार्ता में भारतीय फुटबॉल की टीम भी गई थी। इन्होंने 1962 में आयोजित एशियन गेम्स में, जो कि जकार्ता में हुआ था, वहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से हिस्सा लिया था और भारत का मुकाबला हुआ था दक्षिण कोरिया की टीम से, और वहाँ पर भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और इस खेल में त्रिलोक सिंह बसेड़ा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं की भूमिका से भारतीय टीम ने अपनी जीत हासिल की थी। और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1934 को भंडारी गांव देवस्थल में हुआ था, जो कि वर्तमान में पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड सरकार ने सन 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया
और यह थी हमारे राजकीय खेल फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और हमने यह भी जाना कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा कौन थे और कहाँ के थे, इनका क्या योगदान था, और इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखें कि 2014 में उत्तराखंड रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। तो यह थी हमारी राजकीय खेल फुटबॉल से संबंधित जानकारी। अब है राज्य की मिठाई। तो भाई मिठाई सुनकर के तो मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। तो मिठाई है बाल मिठाई, और उत्तराखंड की लोकप्रिय और बहुत प्राचीन मिठाई है, बहुत लोकप्रिय है और बहुत पुराना भी यह है। इस मिठाई का आविष्कार माना जाता है कि लाला जोगा शाह के द्वारा किया गया था। लाला जोगा शाह का जन्म 1840 में हुआ था, जो कि मूल अल्मोड़ा के ही थे, और इन्होंने इस मिठाई का आविष्कार 1865 के आसपास या उससे पूर्व कर लिया था। 1865 हम याद रख सकते हैं, यानी भारतीय आज़ादी से कई दशक पहले इस मिठाई का आविष्कार हो चुका था। और इसका जो निर्माण किया जाता है वह मूल रूप से अल्मोड़ा के ही लाल बाजार में किया जाता है। और यहाँ पर आप एक ये दुकान की फोटो देख रहे होंगे जिसमें कि लाला जोगा शाह लिखा हुआ है, और इसमें इसी फ्लैक्स में ऊपर स्थापना 1865 भी लिखा गया है। तो 1865 में दुकान स्थापित कर दी थी और तब से ही यह मिठाई प्रचलित है। तो यहीं पर पहली बार लाला जोगा शाह ने बाल मिठाई बनाई थी। और इस मिठाई से रिलेटेड तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हैं कि महात्मा गांधी जब पहली बार कुमाऊं की यात्रा करते हैं तो उन्होंने अल्मोड़ा की भी यात्रा की थी, और महात्मा गांधी जी ने भी बाल मिठाई का स्वाद लिया था। यानी गांधी जी ने भी डंडा लेकर के गए और चश्मा उतारा, नीचे रखा और एक गफा मिठाई खा दी। आहा क्या मज़ा है। बाल मिठाई का स्वाद ही कुछ अलग होता है। हालांकि जो हमें अन्य मार्केट में मिल जाती हैं वह बाल मिठाई तो नॉर्मल होती है, जब हम अल्मोड़ा की इन्हीं दुकानों से बाल मिठाई खाते हैं उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, उसका आनंद कुछ अलग होता है। अब एक बार क्या हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जो कि इस दुकान के उस समय संचालक थे जिनका नाम था हरीश लाला शाह, इन्होंने दिल्ली बुलाया और दिल्ली में बुला करके इनके हाथों की बनी हुई मिठाई भी खाई। तो राजीव गांधी भी इनकी मिठाई के फैन थे। तो यह मिठाई आज की नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही एक बहुत पुरानी मिठाई है। बाद में क्या होता है कि जो लाला जोगा शाह होता है, इन्हीं के दुकान से सीख करके एक दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है खीम सिंह और मोहन सिंह। तो खीम सिंह रौतेला जी ने एक दूसरी दुकान खोल ली, यह भी अल्मोड़ा में ही है और यह भी मूल निर्माता ही है। तो इसको भी लगभग 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस दुकान को भी काफ़ी प्राचीन दुकान है। यदि आप अल्मोड़ा में जाएं तो यहाँ से मिठाई का स्वाद ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा महंगी हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू उतनी है और स्वाद भी बहुत खास है। तो यह बाल मिठाई इस प्रकार की दिखती है, यह आपने दुकानों में देखा होगा, और मैं नहीं कह सकता कि आपने अभी तक खाया भी है या नहीं खाया है। ऐसा तो खैर नहीं हो सकता कि न खाया हो। दिवाली में बहुत ज़्यादा चलती है और कुमाऊं में रक्षाबंधन और दिवाली पर बहुत ज़्यादा ये मिठाई चलती है। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन टाइप का होता है, बिल्कुल चॉकलेटी टाइप कलर, और इसके बाहर से सफ़ेद सफ़ेद बूंदे टाइप के लगे होते हैं। बहुत ही मज़ा आ जाता है। इस मिठाई के संस्थापक का नाम था लाला जोगा शाह। तो यह भी उत्तराखंड की राज्य मिठाई अशासकीय रूप से प्रमाणित है कि बाल मिठाई उत्तराखंड की राज्य मिठाई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का राज्य फल। तो राज्य फल को काफल कहा गया है। यह भी अशासकीय रूप से माना गया है, लेकिन प्रॉपर सरकारी रूप से इसको मान्यता नहीं दी गई है अभी भी। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, काफल का वैज्ञानिक नाम, उसका नाम है मिरिका स्कुलेंटा। तो मिरिका स्कुलेंटा इस प्रकार का होता है, लाल लाल छोटे छोटे दाने होते हैं। पहाड़ों में बहुत प्रचलित है, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, और जो पहाड़ में निवास करने वाले होंगे उन्होंने तो बहुत खाया होगा, हमने भी खाया है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में पाए जाने वाला एक वृक्ष होता है और विशाल झाड़ी रूप में होती है, जिसमें कि छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, और इस पर लगने वाला यह काफल होता है, और इसमें छोटे छोटे लाल रंग के फल लगते हैं। और इस फल के जो पकने का समय होता है या जब हम इसको निकाल सकते हैं, खा सकते हैं, वह समय होता है फरवरी से मार्च का समय। तो फरवरी से मार्च के समय में हम इस फल को खा सकते हैं। और इस फल के लाभ भी बहुत हैं, यानी आयुर्वेदिक लाभ हैं। आयुर्वेदिक लाभ में क्या क्या है, जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है,
जिसको आज हम कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है कोरोना के लिए, तो वही इम्यूनिटी सिस्टम इस काफल से प्राप्त हो जाता है। और दूसरा कि हृदय रोग से भी लाभ मिलता है, हृदय रोग की जो बीमारी होती है उसके लिए भी लाभकारी है। मधुमेह रोग जो होता है उसके लिए भी लाभकारी है। और रक्तचाप नियंत्रण यानी ब्लड जो सर्कुलेशन होता है, हमारा ब्लड लो, ब्लड हाई प्रेशर जो होता है उसे भी कंट्रोल किया जाता है इस फल काफल के द्वारा। तो काफल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हमने यह पढ़ा। तो यह थे हमारे उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह। इन चिन्हों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वह एक भी मिस नहीं हो सकता है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इन वीडियोज की PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारे उत्तराखंड फिजिकल नॉलेज की और नई वीडियोज आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, तब जाकर के आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।